मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी? मैं विवेक शर्मा आप सभी का अनलॉक द साइंस चैनल पर एक बार फिर से वेलकम करता हूं। आज हम उस फिजिक्स के टॉपिक जिसका नाम था फोर्स, उस फोर्स को आगे की ओर बढ़ाएंगे। इससे पहले एक क्लास हुई, उस क्लास में हमने फोर्स की डेफिनेशन और फोर्स का जो प्रिंसिपल था या लॉ था वो न्यूटन ने दिया था। तो हमने न्यूटन के तीनों लॉ पढ़ लिए थे। आज हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपने न्यूटन्स लॉ को अच्छे से पढ़ा है तो बाकी का जो टॉपिक होंगे वो आपके बहुत इजी हो जाएंगे, क्योंकि इसी में से कॉन्सेप्ट निकलेगा सारा। तो देखिए, एक बार मैं 5 मिनट रिवाइज कर देता हूँ कि न्यूटन ने, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट है। पहली बात ये है कि न्यूटन ने एक बुक राइट की थी और वो बुक जो है वो 1687 में पब्लिश हुई। ठीक है, न्यूटन ने 1687 में एक बुक जिसका नाम था प्रिंसिपिया, तो मैं लिख देता हूँ, एक बुक है आपकी और उस बुक का नाम है, आप कहेंगे सर, प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया। इस बुक के अंदर उसने क्या लिखे हैं? अपने तीनों लॉ लिखे हैं। तो प्रिंसिपिया बुक में आप कहेंगे सर न्यूटन्स लॉ हैं, या आप कह सकते हैं क्या, आप कहेंगे सर लॉ ऑफ फोर्सेस इसी में लिखे गए हैं, या इसी बात को क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर लॉ ऑफ मोशन। तो ये बात ध्यान रखिएगा। उस बुक का नाम क्या है? आप कहेंगे सर प्रिंसिपिया। किसने राइट की है? वो न्यूटन ने। 1687 के अंदर प्रिंसिपिया बुक में न्यूटन के जो लॉ थे वो लिखे गए थे, या आप कह सकते हैं पब्लिश हुए थे। ठीक है, ये तीनों नाम से हम जान सकते हैं। हमने न्यूटन्स लॉ में एक चीज पढ़ी क्या, कि उसका जो फर्स्ट लॉ था, न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ था, उस फर्स्ट लॉ को हमने क्या कहा था? इनर्शिया लॉ। तो हम ये कह सकते हैं फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज इनर्शिया लॉ। और इनर्शिया लॉ को डिस्कवर करने वाला कौन था? तो गैलीलियो। ठीक है, जब नाम आ जाए हु डिफाइंड या हु डिस्कवर्ड इनर्शिया लॉ, तो आपका आंसर होगा क्या? गैलीलियो। तो इनर्शिया लॉ का जो फादर था, तो फादर कौन था? तो नाम आता है उसका गैलीलियो। क्या नाम आएगा? गैलीलियो। गैलीलियो इसने इनर्शिया लॉ को डिफाइन किया। जो आपका सेकंड लॉ था, उस सेकंड लॉ को किसने? तो आपने कहा था इसको हम बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम का सिंबल क्या था? P। ठीक है, और एक आपका था थर्ड, और थर्ड में हमने पढ़ा था कि इस नियम को हम क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर रिएक्शन एंटी रिएक्शन। रिएक्शन एंटी रिएक्शन। न्यूटन 1687 में उसकी बुक थी प्रिंसिपिया। उस बुक के अंदर उसने अपने तीनों जो लॉ थे, न्यूटन्स लॉ या लॉ ऑफ फोर्सेस या लॉ ऑफ मोशन कह सकते हैं। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था उसका सेकंड नेम था इनर्शिया लॉ, और इनर्शिया लॉ किसने डिफाइन किया था? तो आप कहेंगे सर गैलीलियो ने। सेकंड लॉ को किस नाम से जाना गया? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और थर्ड लॉ जो था उसको क्या कहा गया? रिएक्शन एंटी रिएक्शन लॉ कहा गया। ये हमने कल जो बेसिक बातें थी ये डिफाइन की थी। आज हम देखते हैं, उस बात को आगे बढ़ाते हैं। इन्हीं में से निकलेगा
और एक हम बात करेंगे किसकी, इनर्शिया की, और एक हम बात करेंगे किसकी, मास की। तो आज हमारा टॉपिक जो है उसका नाम है इनर्शिया एंड मास। देखिए inertia and mass। पहले मास की बात कर लेते हैं। देखिए मास जो है वो मेजरमेंट है किसका, किसी भी मैटर के अंदर अमाउंट का या उसकी क्वांटिटी का। तो हम कह सकते हैं कि मास इज द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ एनी मैटर या सब्सटेंस। ये जो भी चीजें हम मेजर करते हैं या तो हम उसको ग्राम में लेते हैं या फिर किलोग्राम में। तो अगर मैं कहूँ कि मास की जो सीजीएस यूनिट है, और सीजीएस का मतलब है सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से होगा सेकंड। ऐसे आपका एसआई सिस्टम होगा और उसका नाम होगा, या तो हम एमकेएस भी बोल सकते हैं, तो मीटर किलोग्राम सेकंड। तो मैं ये कहूँ कि मास को अगर शॉर्ट में मेजर करना है तो हम उसको ग्राम में मेजर कर सकते हैं, और अगर इससे बड़ी यूनिट लेनी है तो हम इसको किस में ले सकते हैं, आप कहेंगे सर किलोग्राम में लिख सकते हैं। तो जो वेट है ना, वेट उसकी यूनिट किलोग्राम नहीं होती। किसकी यूनिट होती है किलोग्राम, मास की। तो ये जो भी हम अपना वेट करते हैं किलोग्राम में, वो अपना वेट नहीं है, वो अपना क्या है, मास है। क्लियर हुई बात। मास को अगर किलोग्राम में मेजर किया है तो, या मैं ये कहूँ कि वेट जो है मेरा किस में आया है, किलोग्राम में, तो आपका आंसर ये होगा कि जो मास है वो तो होगा किलोग्राम में, लेकिन जो वेट होगा वो किस में होगा, न्यूटन में होगा। आगे बात करेंगे तो देखिए बताया, आप कहेंगे सर इट इज मेजरमेंट ऑफ, किसका भाई, आप कहेंगे सर अमाउंट और क्वांटिटी, अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ एनी मैटर। क्लियर हुई बात। इसका मतलब ये हुआ कि मास जो है वो किसी भी मैट्रिक की इंटरनल प्रॉपर्टी है। चाहे आपका कोई बड़ा सब्सटेंस हो, चाहे आपका उसका छोटे से छोटा पार्टिकल हो, हर चीज में क्या प्रेजेंट होगा, मास प्रेजेंट होगा। मास जीरो के आसपास हो सकता है लेकिन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्लियर हुई बात। मास जो है उसकी क्वांटिटी कभी भी क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, कुछ होगी मगर जीरो नहीं होगी। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि मास की जो यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम। अमाउंट है ना, तो अमाउंट को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इट इज स्केलर क्वांटिटी, it is scalar quantity because, क्यों है स्केलर, आप कहेंगे सर इट हैज नो डायरेक्शन, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, और अगर डायरेक्शन होती तो वेक्टर हो जाता, विदाउट डायरेक्शन है तो कैसा होगा, स्केलर। क्लियर हुई बात। तीसरा आप कहेंगे एसआई यूनिट ऑफ मास। एसआई यूनिट ऑफ मास क्या है, आप कहेंगे सर किलोग्राम।
क्या है, किलोग्राम। लेकिन अगर सीजीएस यूनिट देखते तो अभी बताया सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से निकलेगा सेकंड। तो सीजीएस यूनिट ऑफ मास क्या होगा, तो आप कहेंगे सर केवल और केवल क्या होगा, ग्राम। क्लियर हुई बात। तो ग्राम सीजीएस यूनिट है, एसआई यूनिट क्या है इसकी, आप कहेंगे सर किलोग्राम। दूसरी बात देखिएगा, नोट कर लिया, चलिए आप कहेंगे सर इट कैन नेवर बी, क्या नहीं हो सकता, आप कहेंगे सर जीरो नहीं हो सकता और नेगेटिव, कभी भी ये जीरो नहीं होगा। जब जीरो नहीं होगा तो नेगेटिव तो पॉसिबल है ही नहीं कैसे भी। क्लियर हुई बात। तो मास के बारे में हमने पढ़ा है क्या। और एक देखिए आप कहेंगे सर अनदर यूनिट ऑफ मास, मास की जो दूसरी यूनिट है, एक तो किलोग्राम हो गई, एक आपकी क्या हो गई, ग्राम हो गई। लेकिन एक यूनिट और होती है जो आपने सुनी नहीं होगी और उसका नाम क्या होता है, आप कहेंगे सर स्लग। क्या होता है, स्लग। तो स्लग इज आल्सो मेजरमेंट यूनिट ऑफ द मास। और मैं ये कहूं क्या, एक स्लग जो है वो कितने के बराबर होता है, आप कहेंगे सर 14.59 किलोग्राम। एक जो स्लग है उसकी वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे सर 14.59 किलोग्राम के बराबर होगी। अब एक बात समझिएगा, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो मान लेते हैं 1 किलोग्राम है। एक ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है, 1 किलोग्राम है। तो उस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो कितना लगाना पड़ेगा, तो हम जानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को किसने अट्रैक्ट किया हुआ है, अर्थ की ग्रेविटी ने। और अर्थ की जो ग्रेविटी होती है वो पोल्स पर मैक्सिमम होती है। अर्थ का जो पोल होता है उस पोल पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू है और उस वैल्यू की कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो मैं ये कहूँ क्या कि आप कहेंगे सर, हटा रहा हूं इसको, if a object have कितना भाई, आप कहेंगे सर 1 किलोग्राम मास which is equal to कितना हो जाएगा भाई, आप कहेंगे सर 9.8 न्यूटन। तो मैं क्या लिख सकता हूं, आप कहेंगे सर 1 किलोग्राम इज इक्वल टू क्या, 9.8 न्यूटन। ये इसलिए है क्योंकि जो वेट मास है उसको हमने किलोग्राम में मेजर कर दिया और अब उस ऑब्जेक्ट को चेंज करने के लिए, उसकी पोजीशन में या उसकी स्टेट में चेंज करने के लिए हमें जो मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा वो कितना लगाना पड़ेगा, जो हमारे अर्थ की ग्रेविटी है उसके बराबर तो लगाएंगे, तो उसके बराबर भी लगाएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 9.8 न्यूटन। क्लियर हुई बात। तो ये हमने किसकी बात की, मास की। अब मास को हम इससे कोरिलेट करेंगे और इसमें जो डिफरेंस होगा वो देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हटा दें, ठीक है। समझिएगा, जो इनर्शिया है आप कहेंगे सर इट इज ए टाइप ऑफ फोर्स, एक तरह का फोर्स ही है ये। और ये फोर्स जो है उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को या उसकी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए रिक्वायरमेंट है उसकी। वो ऑब्जेक्ट
तब तक अपनी पोजीशन को मेंटेन रखेगा जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई नहीं कर देते। क्लियर हुई बात? तो मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, आप कहेंगे सर इनर्शिया इज ए टाइप ऑफ फोर्स विच इज नेसेसरी टू मेंटेन द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी मैटर। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं, आप कह रहे हैं सर ए टाइप ऑफ फोर्स। क्लियर हुई बात? यहाँ पे मास क्या था, अभी मास तो हमने पढ़ा, क्या आप कहेंगे सर अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस। क्लियर हुई बात? दूसरी बात देखिए, अब ये एक तरह से क्या है, फोर्स है, हमने लिखा तो फोर्स है, तो जो फोर्स की यूनिट होती है वो एक किसकी यूनिट हो गई, किसकी हो गई भाई, इनर्शिया की हो गई। जैसे मान लीजिए एक फोर्स है तो हम कहेंगे सर इट्स प्रैक्टिकल यूनिट इज क्या हो जाएगी, सेम एज फोर्स। और भाई फोर्स की क्या यूनिट थी, तो आप कहेंगे सर दैट इज, तो फोर्स पर या तो न्यूटन था या हम कहें, अब न्यूटन तो ऐसा यूनिट थी, लेकिन अगर फॉर्मूले से देखा था तो हमने देखा था ना किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्केल। तो प्रैक्टिकल यूनिट अगर पूछता है इनर्शिया की तो आपका आंसर होगा जो फोर्स की है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्केल। बट आप कहेंगे सर एसआई यूनिट इज, क्या कहेंगे आप, तो जर्नली क्या कह देंगे, किलोग्राम। ऐसे ही इसकी यूनिट थी क्या, एसआई यूनिट ऑफ मास, तो मास की एसआई यूनिट क्या थी, तो आप कहेंगे सर इज किलोग्राम। तो ध्यान रखिएगा अगर एसआई यूनिट पूछता है तो मास और इनर्शिया की सेम होगी, और अगर प्रैक्टिकल यूनिट पूछता है तो प्रैक्टिकल यूनिट में इनर्शिया और फोर्स क्या होगा, आप कहेंगे सर सेम होगा, तो उसकी यूनिट भी क्या हो गई, सेम। इतनी सी बात क्लियर है। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी उसी पोजीशन में मेंटेन रखेगा, कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आप उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई नहीं कर देते। और यही बात तो थी न्यूटन के फर्स्ट लॉ में कि एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन व्हेनेवर एनी एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड टू एनी ऑब्जेक्ट। तो यही वो बात बोल रहे हैं, और यही आपके न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था उसमें हमने डिफाइन किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि इनर्शिया और मास की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम। तो जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा, जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा। सपोज कीजिए ये अपने पास वाल है, दीवार है ना, बड़ी है दीवार, तो यानी कि अब इसको पुश करना इजी नहीं है, आसान नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं कि सर ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर मास ज्यादा है, और मास ज्यादा है तो उसका क्या ज्यादा है, इनर्शिया है। तो जब इनर्शिया क्या कर रहा है, इस दीवार को एक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और ये फोर्स इस दीवार को लगातार इसी पोजीशन में मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल है, काम कर रहा है। अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स इस दीवार के इनर्शिया फोर्स से क्या हो जाए, ज्यादा, तो ही ये दीवार गिरेगी, अदरवाइज ये ऐसे ही रहेगी। क्लियर हुई बात? तो इसका मतलब इसका मास ज्यादा है, और मास ज्यादा है तो उसका क्या ज्यादा है, इनर्शिया। तो हमने पहले एक बात लिखी थी इनर्शिया में, जब हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा उसमें, कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। जितना ज्यादा मास होगा उसका उतना ही ज्यादा इनर्शिया भी होगा। क्लियर हो गई बात? चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं।
हम कह रहे हैं ए हैवी ऑब्जेक्ट, ए हैवी ऑब्जेक्ट consist much amount of mass, then there will be much, क्या आप कहेंगे सर, देयर विल बी मच इनर्शिया। ये बात आप हमेशा नोट रखेंगे कि अगर उसका मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, मास कम है तो इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। अब एक बात देखिए, सपोज कीजिए हम रेस्ट पोजीशन में है, तो रेस्ट पोजीशन में है तो अपना जो मास है वो अब ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मोशन में आ जाए, चलने लग जाए, तो आपका मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब तक आप रेस्ट में हैं आपका मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी क्या है, ज्यादा है। लेकिन जैसे ही आप मोशन में आ गए तो रेस्ट के कंपैरिजन में अब आपका मास कम हो गया है, तो मास कम हो गया है तो आपका इनर्शिया भी कम हो गया है। और आपने जो फोर्स लगाया है खुद को मोशन में लाने के लिए, वो आपका इनर्शिया से क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी आप चल पाएंगे, अदरवाइज आप मोशन में नहीं आएंगे। क्लियर हो गई बात? तो मैं ये कह सकता हूं क्या, दिस कॉन्सेप्ट फॉलो, किसको भाई, आप कहेंगे सर न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्सेस, या मोशन कह सकते हैं कि न्यूटन का जो पहला नियम है ना, उसके ऊपर कंप्लीटली बेस है इनर्शिया। डायरेक्शन में भी हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है, आपका मोशन में भी हो सकता है। ये बातें हमने वहां पे डिस्कस कर ली थी। तो अब आप समझ गए कि एनर्जी और मास में क्या रिलेट है। अगर आप अपनी पोजीशन में लगातार बने हुए हैं तो वो आपका इनर्शिया होगा, अगर मोशन में है तो इनर्शिया ऑफ मोशन होगा, अगर आप रेस्ट में हैं तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा। लेकिन आपके अंदर अमाउंट कितनी है, आपकी बॉडी की क्वांटिटी कितनी है, दैट इज मास, वो क्या है, आपका मास है। क्लियर हुई बात? और यहाँ पे मैंने अभी पीछे लिखा था कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। तो आपके अंदर जितना मास है, मान लीजिए 50 किलोग्राम है, 55 है, 60 है, उसको 9.8 न्यूटन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आप उसको 10 से, 9.8 इज इक्वल टू 10 इक्वल टू, तो जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो क्वांटिटी निकल के आएगी, मान लीजिए 50 है और 50 को 9.8 या लगभग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 500। अब वो 500 किलोग्राम नहीं होगा, अब वो 500 न्यूटन होगा। तो आपका वेट कितना है, 500 न्यूटन। और अगर किलोग्राम में पूछता है तो भाई 10 को हटा दीजिए, तो 500 को अगर 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वही 50। तो आप सोचते हैं कि हमारा वेट कितना है, 50 किलोग्राम, जबकि किलोग्राम यूनिट किसकी है, मास की। तो आपका वेट 50 किलोग्राम नहीं है, आपका मास कितना है, 50 केजी है। और वेट पूछता तो 50 को कितने से मल्टीप्लाई कर देते, 10 से, तो कितना हो जाता आपका 500 न्यूटन हो जाता। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया एंड मास। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, हटा दें। ये सारी बातें हम न्यूटन के नियम से ही उठा रहे हैं, ठीक है। न्यूटन के नियम को हम क्या है, अलग नहीं कर रहे, इनसाइडेड करते हैं। आगे देखो,
अब बात करते हैं हम जिसका नाम है रिएक्शन एंड एंटी रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन एंड एंटी रिएक्शन फोर्स। कोई ऑब्जेक्ट है, या तो हम उसको पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, है ना, उसको लिफ्ट कर सकते हैं, उसको थ्रो कर सकते हैं। ये जितनी भी एक्टिविटी हम करते हैं, ये सारी एक्टिविटी क्या होंगी? रिएक्शंस होंगी। इसका मतलब फोर्स की टाइप है रिएक्शन, एन एक्सटर्नल एफर्ट। और ऐसा अगर हमने किया तो जिस डायरेक्शन में आप रिएक्शन करते हैं उस डायरेक्शन के ठीक अपोजिट ऑब्जेक्ट में ऑटोमेटिक क्या जनरेट होगी? आप कहेंगे सर एंटी रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा। और ये एंटी रिएक्शन जो फोर्स होता है ना, वो ऑब्जेक्ट के मोशन को कम करता है। तो हम एंटी रिएक्शन फोर्सेस को ऐसे ही कह सकते हैं जस्ट फ्रिक्शन फोर्स, है ना। फ्रिक्शन क्या करता है? आपका मोशन के अंदर कमी लाता है, डिक्रीज करता है आपका मोशन। तो यहाँ पे जितनी भी हम एक्टिविटी करेंगे उसके अपोजिट में हर हाल में कोई ना कोई फोर्स या रिएक्शन जरूर होगा। तो क्या होगा? देखिए, हम कह रहे हैं दिस concept is based on, आप कहेंगे सर न्यूटन, और यहाँ पे क्या है? थर्ड लॉ। तो हमने जो कल क्लास में पढ़ा था कि भाई न्यूटन का जो थर्ड नियम था वो यही तो था कि किसी ऑब्जेक्ट पर रिएक्शन करो तो आप कहेंगे सर उसके अपोजिट क्या होगा? एंटी रिएक्शन। कैसे? देखिए, आप कहेंगे सर रिएक्शन में बी इन फॉर्म ऑफ, क्या क्या हो सकती है? पहला कहेंगे सर हो सकता है किसी चीज को क्या करना? पुश। हो सकता है किसी चीज को क्या करना? पुल। हो सकता है किसी चीज को क्या करना? आप कहेंगे सर थ्रो। ऐसे ही हो सकता है किसी चीज को क्या करें आप? कहें सर लिफ्ट। या हो सकता है किसी चीज पर आप क्या करें? कंप्रेस। तो ये जो 5 हैं ये सारे के सारे रिएक्शन की फॉर्म है। ये सारे किसकी फॉर्म है? रिएक्शन की। और अगर आपने ऐसा किया है किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो ऑब्जेक्ट का जो सरफेस होगा, है ना, उस सरफेस के ऊपर क्या जनरेट होगा? एंटी रिएक्शन फोर्स होगा। कैसे? डायग्राम से समझे। हटाओ, ये ध्यान रखना न्यूटन का थर्ड लॉ इसमें हम अलाउ कर रहे हैं। देखिए, ये अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई अमाउंट होगी और वो अमाउंट क्या कहलाएगी? आपकी मास। यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, कोई आदमी खड़ा है, उस आदमी ने एक फोर्स लगाया। तो यहाँ पे एक फोर्स लगाया और हम कह रहे हैं कि वो फोर्स किसकी फॉर्म में है? तो आप कहेंगे सर उसने इस ऑब्जेक्ट को क्या किया है? पुश किया है। ये वो सरफेस है जहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है, ये सरफेस हो गया, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं अर्थ सरफेस हो गया। जैसे ही आपका फोर्स इस ऑब्जेक्ट के इनर्शिया से ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? मोशन। तो यहां से ये खिसकने लगेगा, मोशन आ गया। मोशन में आने के बाद ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, सपोज कीजिए, लेकिन यहां पे जब जब ये मोशन में आया तब तब इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई क्या हुआ? आप कहेंगे सर एंटी रिएक्शन फोर्स जनरेट हुआ।
is produced। रिएक्शन की तो ही ये काम हुआ, लेकिन आउटपुट जो देखने का मिले ना वो केवल एक ही चीज का देखने को मिला, क्या? केवल और केवल रिएक्शन का। कब? जब आपका इनर्शिया कम था अप्लाइड फोर्स से। सपोज कीजिए ये है, मैं इसको अगर क्या करता हूं, पुश कर रहा हूं, तो ये मोशन में है। मुझे ये आभास नहीं हो रहा, या मुझे जो फोर्स जनरेट हो रहा है एंटी रिएक्शन, मैं उसको नेग्लेक्ट कर रहा हूं, लेकिन मेरा ऑब्जेक्ट ओवरऑल किस में है? मोशन में है, चल रहा है। तो जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है वो केवल किसकी वजह से? रिएक्शन की वजह से। लेकिन सपोज करो कि अगर आपका ये फोर्स ज्यादा हो जाए, किससे? अप्लाइड फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट में क्या मोशन होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो वाल है अपनी, ये जो दीवार है, इसमें क्या है? आप कहेंगे सर इनर्शिया ज्यादा है इसका, और मेरा जो अप्लाइड फोर्स होगा वो क्या होगा? कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि दीवार में किसी तरह का मूवमेंट नहीं हुआ। तो ओवरऑल रिजल्ट देखने को क्या मिला? कोई इस बात को नोट नहीं करेगा कि आपने फोर्स कितना लगाया, सब रिजल्ट पर जाएंगे, और रिजल्ट की फॉर्म में क्या हुआ है कि आपकी दीवार खिसकी नहीं। तो इसका मतलब क्या देखने को मिला? रिजल्ट किसकी वजह से? एंटी रिएक्शन फोर्स की वजह से देखने को मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन इज अप्लाइड इन ए डायरेक्शन, देन एंटी रिएक्शन फोर्स विल बी प्रोड्यूस इन एंटी डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। उसकी अपोजिट होगी। अगर मैं ऐसे लगा रहा हूं तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? इसकी अपोजिट हो गई। क्लियर हो गई बात? तो रिएक्शन और एंटी रिएक्शन में क्या है? आपका थर्ड नियम लगा है न्यूटन का। तो हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, ये समझे ना डायग्राम से? ठीक। देखिए, a person jumping from, a person is jumping from, कहां से? आप कहेंगे सर from boat to river edge। सपोज कीजिए, मान लीजिए कोई पानी है, ये पानी है आपका, है ना? इस पानी के किनारे पर यहाँ पर आपकी कोई बोट है, ये रह गई बोट। इस बोट से यहाँ पे कोई पर्सन है, और वो पर्सन जब जंप करके यहाँ पर आ गया, यहाँ पे आ गया, इसने यहाँ पे ऐसे जंप किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो बोट है वो इसके क्या जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन। तो इसने जंप किया है, तो जो जंप किया है वो तो क्या है? तो ये जंप करके यहाँ से यहाँ तक आया, ये तो क्या हुई? आप कहेंगे सर रिएक्शन हुई। लेकिन एंटी रिएक्शन क्या हुई? तो अगर इस डायरेक्शन में जंप किया है तो बोट किस तरफ गई है? पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ गई है तो ये क्या हो गया? आप कहेंगे सर एंटी रिएक्शन हो गया। क्लियर हुई बात? अगर एक पर्सन आगे की तरफ जाए तो उसके अपोजिट जो भी मूवमेंट होगा वो एंटी रिएक्शन फोर्स का एग्जांपल। ऐसे एक बात देखिए, जैसे आप किसी चेयर को या किसी टेबल को पुश करें या पुल करें, तो जो आपकी फर्श पर जब वो आपका क्या होगा? फिसलेगा, स्ट्रेच होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि साउंड क्रिएट होगी। तो वो साउंड किसका रिजल्ट है? एंटी रिएक्शन फोर्स का। लेकिन वो चेयर आपकी तरफ आ रही है या आपसे दूर जा रही है, वो किसका है? रिएक्शन का। तो रिएक्शन फॉर्म में वो ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ भी सकता है और जा भी सकता है, और एंटी रिएक्शन में जो साउंड क्रिएट होगी वो। क्लियर हुई बात? ऐसे मान लीजिए आपके पास कोई बंदूक है ना, और जब हम उसमें से बुलेट फायर करते हैं, तो बुलेट फायर करेंगे तो गोली तो किस तरफ जाएगी? आगे की तरफ। लेकिन आपकी जो गन है वो किस तरफ आएगी? पीछे की तरफ। तो इसका मतलब हमने रिएक्शन तो किस तरफ की? आगे की तरफ। लेकिन आपकी जो गन है वो किस तरफ आई? पीछे की तरफ। तो गन का पीछे आना तो क्या है? एंटी रिएक्शन।
लेकिन आपकी बुलेट का आगे की तरफ चला जाना वो क्या हो गई, रिएक्शन, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। क्योंकि मान लीजिए ये गन है, यहाँ से बुलेट, तो बुलेट तो गई आगे और उसी सेम मोमेंट में आपका क्या आया, गन पीछे की तरफ आई। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ रिएक्शन एंड एंटी रिएक्शन फोर्सेस। क्लियर हो गई बात? कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है ये, आप कहेंगे सब न्यूटन के थर्ड लॉ, और न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन एंड एंटी रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। तो अभी हमने क्या पढ़ा, रिएक्शन एंड एंटी रिएक्शन फोर्स। इससे पहले हमने इनर्शिया और मास में डिफरेंस पढ़ा, उसकी डेफिनेशन, उसके आपस में क्या कोरिलेशन है, मास के बारे में हमने जाना। इससे पहले के वीडियो में हमने न्यूटन्स लॉ पढ़ा, और उससे पहले हमने क्या पढ़ा, फोर्स को देखा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम, और जब लीनियर मोमेंटम की बात होगी तो वहीं से फिर न्यूटन्स के लॉ को हम उससे रिलेट करेंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, है ना, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।